बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, ये वीडियो असल में बनाने का मकसद है कि आपको व्हाट टू क्रैम की सीरीज का लास्ट पार्ट बताया जाए। बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि जैसे सेल्स टैक्स में कौन सा पार्ट न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है, किसको क्रैम करना है, किसको सिर्फ समझना है। अच्छा, जरा देखिए प्रीएम्बल, एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी, ये टैक्स अंडर सेल्स टैक्स, और ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। टैक्सेबल सप्लाई अंडरस्टैंडिंग है, याद करने की जरूरत नहीं है। सप्लाई क्रैम करने की जरूरत नहीं है, ये प्योर अंडरस्टैंडिंग है। सप्लाई क्रैम करने की जरूरत नहीं है, ये प्योर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा जी, फिर उसके बाद आगे चलता हूँ। अच्छा जी, फिर उसके बाद सप्लाई प्योर अंडरस्टैंडिंग है, टैक्सेबल गुड्स अंडरस्टैंडिंग है सर जी। एग्जाम सप्लाईज ये प्योर अंडरस्टैंडिंग है, ये इससे हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपने इसको रट्टा लगाना है तो उसका फायदा होगा। हाँ, अलबत्ता एग्जाम तो जीरो रेटेड के डिफरेंस के बारे में वो पूछ ले तो वो आपको आना चाहिए, वो वैसे भी आगे आ रहा है। ये कुछ डेफिनेशंस हैं जिनको आप क्रैम कर लें तो बेहतर है। खास तौर पे मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूस है, रिटेलर है, रिटेल प्राइस है, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है। ये सारी डेफिनेशंस आप क्रैम कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। रजिस्टर्ड पर्सन की बात करूं तो वो पर्सन रजिस्टर्ड है जो खुद रजिस्टर्ड हो या लायबल टू बी रजिस्टर्ड, ये 2.8 है। इसको भी क्रैम कर लीजिए। ये वाली बात कि अगर कोई रजिस्टर्ड ना हो तो उससे क्या नुकसान होता है, ये इसके अंदर ही लिखा हुआ है, इसको क्रैम कर लीजिए। टैक्सेबल एक्टिविटी क्रैम करने में ही ज्यादा दिखती है, खास तौर पे कौन सी चीजें टैक्सेबल एक्टिविटी में शामिल नहीं है। वैल्यू ऑफ सप्लाई, सर ये न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है। वैल्यू ऑफ सप्लाई न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है, और टैक्सेबल एक्टिविटी भी न्यूमेरिकली भी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा अभी सप्लाई की डेफिनेशन पहले गुजरी है, ये वाली सर, ये न्यूमेरिकली सुपर इंपॉर्टेंट। आगे चलता हूँ सर, ये न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है। कंपनी की डेफिनेशन अंडरस्टैंड कर लीजिए, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि इसमें आएगा इसमें से। एसोसिएट की डेफिनेशन भी अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए। अलबत्ता अगर इसमें से आ जाए तो पूरा नहीं आएगा, ये चीज जरूर आएगा कि वो कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना हो, तो उसके लिए अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। ओपन मार्केट, सिमिलर सप्लाई, प्रोविंशियल सेल्स टैक्स, बेसिकली ये अंडरस्टैंडिंग वाला एरिया है। टाइम ऑफ सप्लाई न्यूमेरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। टैक्स पीरियड, ई इंटरमीडियरी को जरूर क्रैम कर लीजिए। कॉटेज इंडस्ट्री को जरूर क्रैम कर लीजिए। क्रस्ट पता होना चाहिए, क्रैम कर लीजिए। ड्यू डेट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अगले महीने की 15 है। नॉर्मल सेल्स टैक्स क्या है, फर्दर टैक्स, इसमें कोई से 5 एक्सेप्शन तो फर्दर टैक्स आपने क्रैम करने हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग ओवरऑल बहुत जरूरी है। अगर वो सवाल पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इस पर फर्दर टैक्स नहीं है। थर्ड स्केड्यूल क्या है, कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है, और अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। फिर उसके बाद स्पेशल टैक्स रेट्स जो है, इसमें भी इस लिस्ट को क्रैम नहीं करना, इधर भी इस लिस्ट को क्रैम नहीं करना, उसने वाज़ेह तौर पे आपको बताया हुआ होगा। एक्स्ट्रा टैक्स क्रैम कीजिए, कैपेसिटी टैक्स क्रैम कीजिए, टैक्स ऑन रिटेलर क्रैम कीजिए, टैक्स ऑन स्टील प्रोडक्ट क्रैम कीजिए। सीएनजी स्टेशन खास बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्पेशल पावर्स टू फेडरल गवर्नमेंट, ये भी अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें हैं। उसके बाद है इंटीग्रेशन, बोर्ड रिक्वायर कर सकता है किसी के बारे में भी, ये भी अंडरस्टैंडिंग। ये भी लायबिलिटी टू पे टैक्स, ये भी प्योर अंडरस्टैंडिंग है। कलेक्शन ऑफ टैक्स, ये क्रैम भी करना है। जॉइंटली एंड सेवरली लायबल, ये क्रैमिंग की जरूरत होती है इसकी भी। अच्छा, जीरो रेटिंग एंड एग्जेम्प्टेड आइटम्स, ये बेसिकली इसको भी, ये न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग हो। न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग हो। फिफ्थ स्केड्यूल न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है,
अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ये चीज आप अलबत्ता करें। रजिस्ट्रेशन वाला जो पार्ट है सर जी, ये थ्रू आउट क्रैमिंग वाला पार्ट है। रजिस्ट्रेशन किन किन लोगों को करानी चाहिए, रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सा आरटीओ है, फिर उसके बाद आगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, फिर उसके बाद है टेम्पररी रजिस्ट्रेशन, क्रैम करना है अच्छे से इसको, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, क्रैम करना है अच्छे से इसको, फिर डी रजिस्ट्रेशन। डी रजिस्ट्रेशन में क्रैमिंग है, ये पूरा एरिया क्रैमिंग है, किस तरह डी रजिस्टर होना है, क्रैम कीजिए, सस्पेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन क्रैम कर लीजिए, सस्पेंशन वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ब्लैक लिस्टिंग, ये सारा आपको क्रैम करने की जरूरत है। अच्छा, चैप्टर 19 की बात मैंने खत्म कर दी, अब जरा 18 की बात करूं तो ये पहला पार्ट ही न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है। चैप्टर दूसरा पार्ट सेक्शन 73 जो पेमेंट थ्रू बैंकिंग चैनल है, न्यूमेरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके अलावा रिस्ट्रिक्शन ऑन इनपुट टैक्स न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट होने का मतलब ये होता है कि आपने कॉन्सेप्चुअली पक्के होना है, न्यूमेरिकल इम्प्लीकेशन आनी चाहिए, चाहे रट्टा लगाओ या ना लगाओ। हाँ, चेंज ऑफ रेट जो है ना, ये क्रैम कीजिए कि कब चेंज ऑफ रेट इंप्लीमेंट होता है। टाइम एंड मैनर ऑफ पेमेंट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अंडरस्टैंडिंग वाला लेवल हो तो ठीक है। लेकिन जहां पे मैं सी लिखूं ना, उसका मतलब है रट्टा लगाना है, जहां पे मैं यू लिखूं इसका मतलब है आपने इसको रीडिंग देनी है और समझना है। आउटपुट टैक्स अंडरस्टैंडिंग, डेबिट एंड क्रेडिट नोट न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद चेंज ऑफ वैल्यू, सर जी ये एक बार आ चुका है, अंडरस्टैंडिंग है कैंसिलेशन वाली बात की भी और चेंज इन वैल्यू सप्लाई की भी। एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स, एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट टैक्स, ये भी अंडरस्टैंडिंग। डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है और क्रैम भी करना। उसके बाद इनपुट टैक्स सिर्फ अंडरस्टैंडिंग। क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स न्यूमेरिकली वेरी इंपॉर्टेंट, इनपुट टैक्स नॉट एडमिसिबल न्यूमेरिकली वेरी इंपॉर्टेंट, सारे कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकली वेरी। ये क्रैम कर लीजिए, एक बार आया हुआ 3 नंबर का। सर्टेन ट्रांजैक्शन इसकी अंडरस्टैंडिंग है बस। एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट और आउटपुट टैक्स न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है, क्रैम करने की जरूरत नहीं है। टैक्स रिफंड अंडरस्टैंडिंग चाहिए, क्रैमिंग नहीं चाहिए। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट इन सेल्स टैक्स, इसकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। असेसमेंट ऑफ टैक्स आमतौर पे ना इस एरिया से उसने टेस्ट करना हो तो वो इनकम टैक्स टेस्ट करता है, सेल्स टैक्स नहीं करता। इस वजह से हम इसको कह रहे हैं कि आप अच्छे से इसको रीड कर लें, अंडरस्टैंड कर लें, और पेपर में इसके आने के चांसेस कम होते हैं। अगर ये आ भी जाए तो आप अपने तौर पे अपने वर्ड्स में अंडरस्टैंडिंग बेस पर लिख दें, वरना इसको याद करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। रिकवरी ऑफ शॉर्ट पेड अमाउंट विदाउट नोटिस, क्रैम कर लीजिए। रिकॉर्ड एंड रिटर्न की बात करूं तो अंडरस्टैंडिंग है। मंथली रिटर्न, क्वार्टरली रिटर्न और एनुअल रिटर्न अंडरस्टैंडिंग है। ई इंटरमीडियरी को क्रैम कर लीजिए, ये क्या होता है, और ये सारा अंडरस्टैंडिंग।
एक्सटेंशन ऑफ टाइम, वैसे तो ये बिल्कुल सेम है इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स से याद कर लीजिए, यहाँ पर सिर्फ अंडरस्टैंडिंग भी चलेगी। न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलर्स ऑफ सेल्स टैक्स रिटर्न न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट, ये वाली बातें न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है। स्पेशल रिटर्न अंडरस्टैंडिंग चाहिए, उसके बाद हम आगे आते हैं, रिकॉर्ड की बात करते हैं। रिकॉर्ड भी ज्यादातर पूछना हो तो वो इनकम टैक्स में से पूछता है, सेल्स टैक्स से नहीं पूछता। बहरहाल इसकी अंडरस्टैंडिंग वाला लेवल ही बनता है। 2 से 3 बार पढ़ लें, जेन में आपकी क्या क्या चीजें हैं। रिकॉर्ड कब तक मेंटेन करना है, ये वाली बात है, कहाँ मेंटेन करना है। टैक्स इनवॉइस क्या क्या चीजें हैं, अंडरस्टैंडिंग वाला स्टेट है। रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड 6 साल तक, अगर कोई केस चल रहा हो तो जब तक उसका फैसला नहीं होता। मिसलीनियस, ये एक नया एरिया आया। फिर वही बात है कि ऑडिट के हवाले से जब डिस्कशन जब वो करेगा तो इनकम टैक्स के हवाले से करेगा, और इसमें भी इनकम टैक्स वाली काफी बातें सेल्स टैक्स में लिखी हुई हैं। इसको अंडरस्टैंडिंग के स्टेटस पर रखिए। अलबत्ता जो ऑडिट आपका वहां पर है इनकम टैक्स में, उसको क्रैम कर लीजिए। ड्रॉइंग ऑफ सैंपल ये क्रैम कर लीजिए, और ट्रांजैक्शन में एसोसिएट ये भी अंडरस्टैंडिंग है। मैंने आपको थ्रू आउट टॉपिक बाय टॉपिक बता दिया, तो मेक श्योर कि आप बहुत अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। इस वीडियो के लिए